रीबर्थ ऑफ माई लिटिल वाइफ एपिसोड 8। लिटिल अवनी के मुंह से पटाखे वाली बात सुनकर मानव और वीर दोनों घबरा जाते हैं। बेचारे घबराए भी क्यों ना। हर दीपावली के दिन उन्हें सबसे बड़े खतरे का सामना जो करना पड़ता है वह खतरा बाद में पता चलेगा। वही लिटिल अवनी अपने सामने मौजूद दोनों लोगों को बड़े ही गौर से देख रही थी, जो उसकी बात सुनकर अजीब अजीब सा मुंह बना रहे थे। ये देख लिटिल अवनी ने मानव के सीने पर पंच मारते हुए एक जिद्दी बच्चे की तरह चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे पटाखे जलाने हैं, मुझे पटाखे जलाने हैं, जिसको जो करना है कर लो, मगर लिटिल अवनी पटाखे चलाएगी हर बार की तरह, और अगर आप लोग मुझे पटाखे नहीं ला कर दोगे तो मैं बनी और राज भाई से मंगा लूंगी, समझे आप लोग। अपनी लिटिल वाइफ को ऐसे जिद करता देख मानव ने एक गहरी सांस ली, फिर लिटिल अवनी के दोनों हाथों को पकड़ लिया ताकि वह उसके सीने को पंचिंग बैग समझकर और न मार सके। मानव ने लिटिल अवनी को समझाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, बेबी, पटाखे जलाना बुरी बात है, जो लोग पटाखे जलाते हैं उन्हें मॉन्स्टर्स उठाकर ले जाते हैं। मानव की ऐसी बात सुनकर लिटिल अवनी एकदम चुप हो जाती है और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी मानव को देखती तो कभी वीर को देखती। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद लिटिल अवनी ने मानव से अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, हब्बी, लिटिल अवनी अभी बच्ची जरूर है मगर बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि मुझे पता है मॉन्स्टर आप ही हो, तो भला आप मुझे क्यों उठा कर ले जाओगे। अगर सच में पटाखे चलाने से मास्टर उठा ले जाता है तो आपने आज तक कितने लोगों को उठाया है, बताए। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव की आंखें छोटी हो जाती है, तो वहीं पास में खड़े वीर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे आज भी अच्छे से याद है कि उसने ही एक दिन लिटिल अवनी को बताया था कि मानव एक मास्टर है। वीर को लगा कि उसे इस वार्ड से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो शायद आज वह जिंदा न बच पाए। ये सोचते ही वह अपने धीरे धीरे कदमों से डोर की तरफ बढ़ने लगा। वही लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने अपनी आंखें छोटी करके अपने दांत पीसते हुए उससे पूछा, तुमसे किसने कहा कि मैं मॉन्स्टर हूँ और लोगों को उठा ले जाता हूँ। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी वीर की तरफ इशारा करके बोली, वीर भाई ने मुझसे कहा था कि डेविल मानव बॉस एक मॉन्स्टर है। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव को गुस्सा आने लगा। वही वीर जो डोर के पास पहुंच गया था, उसके पैर लिटिल अवनी की बात सुनकर वही जम गए। वीर ने पीछे मुड़कर मानव को देखना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह मानव को देख पाता एक सेब आकर उसके सर पर लगा। वीर अपना सर पकड़कर चिल्ला उठा, मार डाला रे, बड़ी तेज लगी अपन को, किस माई के लाल ने अपन को मारा। इतना कहने के बाद उसने मानव की तरफ देखा, जो अपने हाथ में एक और सेब लेकर बेड पर बैठा उसे ही घूर रहा था। वही लिटिल अवनी जोर जोर से ताली बजाते हुए खुश होकर मानव की गर्दन में अपना एक हाथ रख कर बोली, हब्बी, आपका निशाना कितना अच्छा है। एप्पल सीधा जाकर वीर भाई के सर पर लगा। इतना कहने के बाद कुछ सोचकर लिटिल अवनी की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी चमकती आंखों से मानव की तरफ देखकर कहा, हब्बी, मुझे भी निशाना लगाना है, आप लिटिल अवनी को भी एक एप्पल लाल सेब दो ना, ताकि मैं भी वीर भाई के सर पर निशाना लगा सकूं। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ वीर के कानों में जैसे ही लिटिल अवनी की बात पड़ी, उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। सिंह मेंशन। सिंह परिवार के सभी सदस्यों ने इस वक्त सफ़ेद कपड़े पहन रखा था। वह सभी इस वक्त हॉल में मौजूद थे। अभी और राज सोफे पर बैठकर चिप्स खा रहे हैं। नीरज जी शीशा लेकर खुद के बाद सवार रहे थे और नीता जी प्याज काट रही थी, जिसके कारण उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हॉल में एक बड़ी सी फोटो रखी हुई थी, जिसे सफ़ेद कपड़े से ढका गया है। ठीक 1 मिनट बाद घर के बाहर उन्हें कार रोकने की आवाज़ सुनाई देती है। कार की आवाज़ सुनकर सिंह फैमिली जल्दी से अपना सारा काम छोड़कर उस बड़ी सी फोटो के सामने बैठकर रोने की एक्टिंग करने लगी। अभी ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, मेरी बेबी सिस्टर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कम से कम कुछ दिन और रुक जाती, कल दीपावली है, पटाखे तो जला कर जाती। अभी के बाद राज ने अपने झूठे आंसू पूछते हुए कहा, बेबी सिस्टर, हमारा तो छोड़ो, कम से कम जीजू के बारे में तो सोचा होता कि वह तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। राज की बात सुनकर नीताजी ने इमोशनल होकर उससे कहा, बेटा, लिटिल अवनी के बाद अब हमें ही मानव का ध्यान रखना है, वरना मानव उसके बिना जी नहीं पाएगा। वही घर के एंट्रेंस पर खड़ा इंसान इन सभी को देख रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि ऋषि था। ऋषि के साथ एक अनजान इंसान भी मौजूद है, जो एक बड़ी सी मुस्कान लिए सिंह फैमिली को ही देख रहा। ऋषि घर के अंदर आकर उस फोटो पर से सफ़ेद कपड़ा हटाते हुए सभी से गुस्से में बोला,
आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे लिटिल अवनी मर चुकी है, वह जिंदा होगी? मुझे पूरा यकीन है, इसलिए इस फोटो को यहाँ से हटाए अभी के अभी। जैसे ही ऋषि ने उस फोटो से कपड़ा हटाया, उस फोटो में मौजूद इंसान को देख पूरी सिंह फैमिली सदमे में चली गई, सिवाय नीरज जी के। अभी राज और नीता जी अभी अपने होश में वापस भी नहीं आए थे कि नीरज जी की आवाज सुनकर उन तीनों को चक्कर आने लगे। नीरज जी ने अपने सामने रखी फोटो को देखकर इमोशनल होते हुए कहा, हाय, मेरा हीरा जैसा दामाद मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसे परेशान करूंगा, इसके लिए खाना बनाऊंगा, कौन मुझ पर गुस्सा करेगा? नहीं मानव जान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नीरज जी ने पता नहीं और क्या क्या कहा, जिसे सुनकर राज ने अभी के कान में धीरे से कहा, अभी बेबी सिस्टर के बजाय जीजू की फोटो यहाँ क्या कर रही है? हमारे प्लान के मुताबिक तो हमें लिटिल बेबी सिस्टर के मरने पर रोना था, न कि जीजू के। राज की बात सुनकर अभी ने कुछ सोचते हुए राज कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब ने मिलकर अपना प्लान चेंज कर दिया हो? अगर ऐसा है तो हमें भी देव का साथ देना चाहिए। इतना कहकर अभी और आज भी अपने प्यारे डैडी के साथ मानव की मौत का मातम मनाने लगते हैं। वही ऋषि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नीरज जी, अभी और राज मानव का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। लेकिन जब उसने अपनी गर्दन नीचे करके उस तस्वीर को देखो तो चौंक गया। उसने अपने मन में सोचा, कहीं मानव सच में तो नहीं मर गया? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि मानव के बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। वही नीरज जी के बगल में बैठी नीता जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने अपने सर पर हाथ रखते हुए खुद से ही कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये लिटिल अवनी की जगह मानव की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? और सबसे बड़ी बात, मानव की तस्वीर यहाँ लेकर कौन आया? इतना कहने के बाद नीता जी की नज़र अपने प्यारे पति पर गई है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह सब उनके प्यारे पति का ही किया धरा है। बेचारी नीता जी को क्या पता, असली धमाका तो अभी बाकी है। नीता जी यह सब सोच रही थी कि तभी उन्हें घर के एंट्रेंस से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गई। घर के अंदर आरव, विक्की और जिम्मी रोते हुए आए और मानव के फोटो के सामने बैठ गए। वो तीनों अपने हाथ पैर मार मार के ऐसे रो रहे थे जैसे कोई उनका कीमती सामान चुरा कर भाग गया हो। आरव ने रोते हुए कहा, बॉस, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर क्या गया, आप अपना जरा सा भी ध्यान नहीं रख पाए और हमें छोड़कर चले गए। बॉस, मेरे जैसे अनाथ को आपने सहारा दिया, एक भाई का प्यार दिया, अब मेरा क्या होगा? बॉस प्लीज वापस आ जाए। जिम्मी, विक्की और आरोप में से सबसे बुरी हालत तो आरव की थी। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, क्योंकि बेचारे को यह नहीं पता था कि यहाँ सब एक्टिंग कर रहे हैं। सभी लोगों ने आरव को अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मगर विक्की और जिम्मी को सब पता था। वह दोनों अपनी आंखें आरव को ही देख रहे थे। आरव रोते हुए अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे अपने आंसू पूछते हुए कहा, अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं खुद को खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद वह अपनी गन निकालकर लोड करने लगा। आरव की यह हरकत देख सभी लोग अपनी आंखों बड़ी करके उसे ही देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो सिंह मैंशन में हो रहे पूरे ड्रामे को अपने टैबलेट में देख रहा था। सिंह मिशन में हो रहे ड्रामे को देख उस इंसान के माथे पर बल पड़ गए। वही उस इंसान के बगल में खड़ा दूसरा लड़का अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद मानव है। मानव गुस्से से लगातार टैबलेट की स्क्रीन को घूर रहा था। उसने परेशान होकर अपना एक हाथ सर पर मसलते हुए अपने बगल में खड़े वीर से कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा? क्योंकि जिस तरह की ससुर जी की हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस इंसान को पकड़ भी पाएंगे जो बेबी को मारना चाहता है। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता। बेकार में ही अपने बेअक्ल और बेवकूफ़ ससुर जी को इस प्लान में शामिल कर लिया। इतना कहने के बाद मानव वीर की तरफ देखने लगा, जो लगातार उसके बगल में देख रहा था। मानव वीर की नज़रों का पीछा किया तो पाया उसकी लिटिल वाइफ उसे ही गुस्से से लगातार घूर रही है। मानव को पहले कुछ समझ नहीं आया, मगर अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मानव ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोला, ओह गॉड, यह मैंने क्या कर दिया? पापा की परी के सामने उसके ही पापा की बुराई कर दिया। मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था कि बेबी एक बार को मुझे भी पीट सकती है, मगर ससुर जी की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। मानव डरते हुए लिटिल अवनी की तरफ देखने लगा। फिर उसने एक फीकी मुस्कान के साथ लिटिल अवनी से कहा, बेबी, वह मैं बोल रहा था कि आप
मानव इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि लिटिल अवनी उस पर मक्के बरसाने लगी। लिटिल अवनी ने बेड पर रखा पिलो उठाया और उससे मानव को मारने लगी। मारने के साथ साथ वह चिल्ला भी रही थी। हब्बी बुरे हब्बी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडी को बुरा कहने की? मैं डैडी से आपकी शिकायत करूंगी। आज मैं आपको मार मार के चटनी बना दूंगी, समझे आप? वही बेचारा मानव बार बार अपनी लिटिल वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहा कि वह उसे छोड़ दे। बेबी प्लीज अब बस करो, प्लीज अब मत मारो। बेबी आई एम सॉरी, मैं दोबारा डैडी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। बेबी प्लीज छोड़ दो। मानव को इस तरह पिटता हुआ देख वीर को बहुत मजा आ रहा था। उसने अपने जेब से एक चॉकलेट निकाली और सोफे पर बैठकर अपने सामने चल रहे सीन को देखकर एंजॉय करने लगा। 15 मिनट बाद वीर और मानव दोनों ने अपने कान बंद कर रखे थे क्योंकि लिटिल अवनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। लिटिल अवनी का ध्यान अपने डैडी से हटकर अचानक ही पटाखों पर फिर से आ गया। उसने रोते हुए वीर और मानव से कहा, पटाखे चाहिए, मुझे पटाखे जलाने हैं। हाँ हाँ हाँ। वही मानव अपनी लिटिल वाइफ से परेशान होकर उसको चुप कराते हुए बोला, ठीक है तुम्हें पटाखे मिल जाएंगे, ओके। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी चुप हो गई। फिर अंगड़ाई लेते हुए मानव के ऊपर लेटते हुए बोली, अब मुझे नींद आ रही है हब्बी, आप मुझे कल सुबह जगा देना ताकि मैं पटाखे जला सकूं। इतना कहकर वो सो गई। लिटिल अवनी के सोते ही वीर ने मानव से कहा, बॉस आपने मैडम को परमिशन क्यों दे दी पटाखे जलाने के लिए? आपको याद है ना, हर बार यंग मैडम पटाखे के साथ साथ घर, इंसान और पता नहीं क्या क्या जला देती हैं। पिछली बार तो सीधा आपकी कार में ही ब्लास्ट कर दिया था। मुझे डर है कहीं कल वह पटाखे जलाने के नाम पर पूरे हॉस्पिटल को ही ना जला दें। वीर की बात सुनकर मानव ने जवाब दिया, वह सब मैं संभाल लूंगा, वैसे भी बेबी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। खैर वह सब छोड़ो। इसके बाद मानव ने सीरियस होकर वीर से कहा, उस इंसान का जल्द से जल्द पता करो जो बेबी को मारना चाहता है। अच्छा हुआ हमें समय पर पता चल गया कि कोई बेबी को मारना चाहता है। उस इंसान ने तो मेरे रूम में बॉम्ब तक रख दिया ताकि बम ब्लास्ट से बेबी की मौत हो जाए। यही नहीं, दिन में 11 से 15 बार वह बेबी पर जानलेवा हमला भी करवाता है। ये जो कोई भी है पक्का बेबी के मरने की खबर सुनकर अब तक शांत हो गया होगा और उसका ध्यान हम पर नहीं होगा। यही सही समय है उसके बारे में पता करके उस पर हमला करने का। मानव की बात सुनकर वीर ने जवाब दिया, बॉस आप सही कह रहे हो, अगर वह हमलावर सामने होता तो अब तक हम उसे पकड़ चुके होते, लेकिन कायरों की तरह छुपा हुआ है। जब तक हमें पता नहीं चल जाता उस इंसान के बारे में तब तक यंग मैडम को हमें सबकी नज़र से छुपा के रखना होगा। ऐसे ही 5 मिनट तक दोनों बातें करते हैं। उसके बाद वीर चला जाता है और मानव लिटिल अवनी को गले लगा कर सो जाता है। रात का वक्त कुणाल और विनय शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की बेहोश मिली। जब विनय ने उस लड़की को देखा तो वह उसे पहचान गया। वह लड़की विनी थी जिससे वह आखिरी बार हॉस्पिटल में मिला था। विनी के सर पर और हाथ पर चोट लगी हुई थी जिसे देख विनय घबरा गया। उसने विनी को उठाकर कार में बैठाया। विनी की ऐसी हालत देख कुणाल ने विनय से पूछा, ये यहाँ क्या कर रही है शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर? कुणाल की बात सुनकर विनय ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जवाब दिया, पता नहीं भाई, ये बात तो हमें विनी ही बता सकती है। इतना कहने के बाद उसने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। सिंह मेंशन नीता जी ने एक एक डंडा अभी राज और नीरज जी को मारते हुए कहा, तीनों के तीनों निकम्मे हो, एक काम भी ढंग से नहीं होता। फिर नीरज जी को एक और डंडा मारते हुए बोल, आपकी हिम्मत कैसे हुई उस तस्वीर को चेंज करने की? नीता जी की मार खाने के बाद नीरज जी ने अपने हाथ को सहलाते हुए जवाब दिया, मेरी लिटिल राजकुमारी क्यों मरे मेरे दुश्मन? इतना कहने के बाद वह तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए क्योंकि उन्हें पता था अगर वह एक सेकंड भी वहां रुके तो उनकी पत्नी उन्हें मार मार कर कचूमर बना देगी। वही नीता जी अपने पति की हरकत देखकर चिढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उस वक्त उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए अर्जुन से कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी बहन पर हमला किया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? यह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्टार गैंग का लीडर है जिसने लिटिल अवनी पर जानलेवा हमला किया था। अर्जुन ने उस आदमी को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने कहा कि यह सब करने के लिए तुम्हें किसी ने पैसे दिए थे, जब तुम्हें यही नहीं पता कि वह इंसान कौन है तो अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। इतना कहते ही अर्जुन ने उस आदमी के सर के बीचों बीच गोली मार दी, फिर उस जगह से चला गया।
उस जगह से बाहर निकलकर जब अर्जुन अपनी कार में बैठा तभी उसके पास सोना का कॉल आया, जिसे देखते ही उसके माथे से पसीना निकलने लगा। अर्जुन ने जैसे ही फोन उठाया दूसरी तरफ से सोना की चिल्लाने की आवाज आए, अर्जुन काम चोर कहीं के, सारा काम घर का पड़ा हुआ है और तुम गायब हो गए। कहाँ हो इस वक्त? तुम जहाँ भी हो जल्दी से घर वापस आओ वरना मैं तुम्हारी फैमिली के पास पहुँच जाओगी, समझे? सोना की धमकी सुनकर अर्जुन ने डरते हुए कहा, जान मैं बस अभी आ रहा हूँ। इतना कहते ही वह अपनी कार स्टार्ट करके निकल गया। वहीं पीछे खड़े अर्जुन के बॉडीगार्ड हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस किसी से डर भी सकता है। कुणाल का फार्म हाउस। विनय ने विनी को अपनी गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में पहुंचकर उसने विनी को बेड पर लिटाया और उसके घाव पर पट्टी करने लगा। पट्टी करने के बाद उसने देखा विनी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। ये देख उसने खुद से कहा, विनी जिसने भी तुम्हारी यह हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद विनय ने अपनी एक शर्ट विनी को पहना दिया और उससे गले लगाकर सो गया। अगली सुबह वीर और आरव जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे। उनके सामने से दो लड़कियां भागते हुए आ रही थी। उन दोनों लड़कियों को देख वीर और आरव अपनी जगह पर जम गए। उन्हें तो ये भी ध्यान नहीं था कि वह दोनों अपनी जगह से हट जाए। वह दोनों लड़कियां सीधा वीर और आरव के ऊपर चढ़ गई। बेचारे वीर और आरव की आंखें तो सदमे से फैल गई। सुबह का वक्त, मानव का वार्ड। ब्लास्ट की आवाज से अचानक मानव की नींद खुल गई। बेड से उठते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपने बगल में गई जहां लिटिल अवनी कल रात लेटी थी। मानव ये देखकर चौंक गया कि लिटिल अवनी अपनी जगह पर नहीं थी। मानव अभी यह सोच रहा था कि आखिर इतनी सुबह सुबह उठकर लिटिल अवनी कहाँ जा सकती है, तभी उसके कानों में एक बार फिर से कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आई पड़ी। मानव ने उस दिशा में देखा जिधर से आवाजें आ रही थी। वह तुरंत अपने वार्ड में बने वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम के अंदर का नज़ारा देखकर मानव ने चौंक होते हुए कहा, ये सब क्या है? बेचारा मानव हैरान हो भी क्यों ना। लिटिल अवनी वॉशरूम के अंदर पटाखे जला रही थी। इस वक्त लिटिल अवनी के हाथों में रॉकेट था जिसे उसने जलाने का पूरा प्लान बना लिया था। इससे पहले कि वह उसे जला पाती मानव ने आगे बढ़कर तुरंत उसके हाथों से रॉकेट छीनते हुए कहा, बेबी आप ये सब क्या कर रहे हो? अचानक से मानव के वहां आ जाने से लिटिल अवनी चौंक गई। उसने डरते हुए मानव की तरफ देखकर जवाब दिया, हब्बी वो मैं। लिटिल अवनी को हक लाता देख मानव ने गुस्से से उससे पूछा, क्या वो? और क्या आप पागल हो गई हो? आपको पता भी है अभी अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो आप इस रॉकेट को यहाँ जला देती तो क्या होता? आपको पता भी है वॉशरूम में ब्लास्ट होने से आप जल भी सकती हो। मानव के गुस्से को शांत करवाते हुए लिटिल अवनी ने उससे कहा, हब्बी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे वह रॉकेट वापस दे दो और वैसे भी अगर मुझे चोट लग भी जाती है तो मैं डॉक्टर अंकल से इलाज करवा लूंगी। लिटिल अवनी का इतना कहना था कि मानव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मानव ने लिटिल अवनी को कसकर पकड़कर दीवार से सटाते हुए अपने दांत पीसकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की? तुम्हारी बॉडी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब वह मेरी है और मेरी बॉडी को कोई भी नुकसान पहुंचाए मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी ने अपने थूक को गटकते हुए कहा, हब्बी मैं ठीक हूँ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मानव ने गुस्से से लिटिल अवनी को देखते हुए उससे सवाल किया, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी ने बिना सोचे समझे बोल बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि उसकी बात सुनकर मानव कैसे रिएक्ट करेगा, हब्बी अभी तो मुझे चोट भी नहीं लगी तो आप इतना गुस्सा कर रहे हो, अगर मैं किसी दिन मर गई तो आप क्या करोगे? लिटिल अवनी का इतना कहा ही था कि तभी उसे बूम की आवाज के साथ कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए लिटिल अवनी डर से कांप गई। वही मरने की बात सुनकर मानव ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर लगे शीशे पर मारते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मरने की बात करने की? मैंने कभी किसी को इतना अधिकार नहीं दिया कि वह तुम्हें मुझसे छीन सके। अगर किसी ने भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, फिर वह चाहे कोई भी हो। इतना कहने के बाद मानव जबरदस्ती लिटिल अवनी को किस करने लगा। वही हॉस्पिटल के बाहर वीर और आरव दोनों हैरान होकर अपनी जगह पर खड़े थे। जो लड़की वीर के गले लगी थी उसने वीर से कहा, वीर आप आ गए, मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की जो आरव के गले लगी थी उसने भी आरव से कहा, श्रीदी बिल्कुल सही कह रही है मिस्टर हैंडसम, मैं भी आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। वीर और आरव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह दोनों अपने मन में यही सोच रहे थे कि
एक तो वह दोनों इन लड़कियों को बिल्कुल भी जानते नहीं है, ऊपर से ये दोनों लड़कियां ऐसे बोल रही है जैसे वह एक दूसरे को सालों से जानते हो। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए वीर और आरव ने उन दोनों लड़कियों को खुद से अलग करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, हम आपको नहीं जानते। वीर की बात सुनकर श्री ने बड़े ही एटीट्यूड से जवाब दिया, कोई बात नहीं, जब हमारी शादी होगी तब तुम मुझे जान जाओगे। श्री की बात सुनकर उसकी छोटी बहन खुशी ने भी आरव से कहा, जो श्रीदी ने वीर जीजू से बोला वह सब बातें मेरी तरफ से आपके लिए सेम टू सेम। अपने सामने खड़ी दोनों बेशर्म लड़कियों की बातें सुनकर वीर और आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। कुणाल का फॉर्म। सूरज की तेज रोशनी खिड़की से होते हुए सीधा बेड पर लेटी विनी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। बेड से उठते हुए जब उसने अपने आसपास देखा तो हैरान हो गई। हैरान होकर उसने खुद से कहा, ये कौन सी जगह है। इतना कहकर उसने डरते हुए अपने चारों तरफ देखा, मगर जैसे ही उसकी नज़र अपने बगल में सो रहे हैं इंसान पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई। आह, हाँ हाँ। विनी की चीख सुनकर विनय नींद से जाग गया। उसने विनी को देखते हुए अपनी अलसाई आवाज में उससे पूछा, विनी तुम क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो। विनय की आवाज सुनकर विनी को होश आया। उसने डरते हुए विनय से पूछा, जो इस वक्त बिना शर्ट के बिस्तर पर लेटा हुआ था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वह भी मेरे साथ एक ही बेड पर, तुमने तो शर्ट भी नहीं पहनी। फिर अपनी तरफ इशारा करके उससे हकलाते हुए आगे बोली, यह मेरे कपड़े किसने चेंज किए, मैंने किसकी शर्ट पहनी है, बोलो। विनी को ऐसे डरता देख विनय ने एक स्माइल करते हुए जवाब दिया, जान तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। विनय की बात सुनकर विनी ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, क्यों, क्या कुछ हुआ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। विनय ने सोचा क्यों ना विनी को थोड़ा परेशान किया जाए, इसलिए उसने विनी के करीब जाकर उससे धीरे से कहा, बेबी कल रात मेरे साथ सोने के बाद तुम ये कैसे बोल सकती हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और वैसे भी वह सब तो तुमने ही शुरू किया था। विनी ने चौंकते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, और वैसे भी कौन सा तुम दूध के धुले हो। लास्ट वाली लाइन विनी ने गुस्से से कही थी। विनय ने विनी का हाथ पकड़कर कहा, खुद को देखो, तुमने इस वक्त केवल मेरी एक शर्ट पहनी है और हम दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। विनय की ऐसी बात सुनकर विनी ने पहले खुद की तरफ देखा, फिर विनय के बाल पकड़ते हुए चिल्लाकर बोली, घटिया इंसान, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम जिंदा नहीं बचाओगे, मुझे अच्छे से पता है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ यह सब किया है ना, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें थप्पड़ मारा था, बोलो जल्दी बोलो। विनय ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, विनी जान छोड़ो मुझे, और अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बीच जो होना था वो तो हो ही गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करके अपने होने वाले बच्चे को अपना नाम जरूर दूंगा। विनय की ऐसी बातें सुनकर विनी उसके ऊपर चढ़कर बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और वैसे भी मैं खुद अपनी शादी के मंडप से भाग कर आई हूं, तो भला मैं फिर तुमसे शादी क्यों करूंगी, और यह बच्चे कहाँ से आ गया। विनय ने तुरंत जवाब दिया, जान कल रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ वक्त बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। विनी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अपना मनहूस मुंह बंद रखो, समझे। हूँ। इसके आगे विनी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि विनय ने उसे एक किस कर लिया। वही विनय के रूम के बगल में कुणाल, जो अपने कमरे में चैन से सो रहा था, वह विनय और विनी की आवाज सुनकर जाग गया, क्योंकि वह दोनों बहुत ही तेज तेज बोल रहे थे। कुणाल ने अपने कान पर पिलो रखते हुए चिढ़कर कहा, बेशर्म इंसान, धीरे नहीं बोल सकता, और उस बेचारी बच्ची विनी को कैसे बेवकूफ बना रहा है, कमीना कहीं का, इसकी चालाकी के आगे तो लोमड़ी भी फेल है। इतना कहकर कुणाल सोने की कोशिश करने लगा, मगर बगल वाले रूम से आ रही इतनी तेज आवाज सुनकर को उठकर बैठ गया। कुणाल ने चिढ़कते हुए खुद से कहा, इनकी चिल्लाने की आवाज सुनने से अच्छा है कि मैं थोड़ा बाहर घूम आऊं। इतना कहकर वह फ्रेश होने के बाद अपने फार्म हाउस से बाहर चला गया। वही दूसरी तरफ वही अर्जुन बेड पर लेटा चैन से सो रहा था, तभी अचानक से किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। ठंडा पानी जैसे ही अर्जुन के चेहरे पर पड़ा, वह चिल्लाते हुए उठा, मानव जल्दी करो, सबको बचाओ, बाढ़ आ गई है, मानव रेस्क्यू टीम को बुलाओ जल्दी। जब अर्जुन को किसी के हंसने की आवाज आई तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वह चौंक गया। अचानक से उसके मुंह से निकला, छोटे कद्दू। कौन है वह इंसान जिसने अर्जुन के ऊपर ठंडा पानी फेंका, और अर्जुन उसे छोटा कद्दू क्यों कह रहा था। अवनी के मरने की बात सुनकर मानव आग बबूला हो गया था कि क्या लिटिल अवनी उसे शांत कर पाएगी या नहीं।
ठंडा पानी पड़ने से अर्जुन की सारी नींद गायब हो गई। वह बेड से खड़ा हुआ और आदि को बुरी तरह घूरने लगा। आदि भी कम नहीं था, वह भी अर्जुन को अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से घूर रहा था। इससे पहले अर्जुन उससे कुछ बोलता, आदि ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा, आदि, ओह मिस्टर अर्जुन सिंह, आप और कब तक मेरे घर रुकने वाले हैं? क्या आपके पास आपका घर नहीं है जो जब देखो आप मेरे घर आ जाते हैं? आदि के मुंह से ये सब सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए आदि से कहा, अबे ओए छोटे कद्दू, बहुत ज्यादा मुंह नहीं चल रहा तेरा? अर्जुन की बात सुनकर आदि की भौहें तन गई। उसने पहले अर्जुन को घूर करके देखा, फिर गुस्से से बोला, पहले आप मुझे ये छोटा कद्दू कहना बंद करिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात, आप कब मेरे घर से जा रहे हैं? जब से आए हैं बस मेरे घर का राशन पानी खत्म कर रहे हैं। आपको पता भी है मेरी मम्मा कितनी मेहनत से पैसे कमाती है? आदि की बात सुनकर अर्जुन ने अपना मुंह बनाते हुए सोचा, क्या सच में मैं इस घर का राशन पानी खत्म कर रहा हूँ? बड़ा आया मुझे बताने वाला। जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से यह घर मेरे ही पैसों से चलता है। अर्जुन को इस तरह अपने ही ख्यालों में गुम देख आदि ने उसके हाथ को पकड़कर हिलाते हुए उससे फिर से पूछा, मिस्टर सिंह, आप बताएं आप मेरे घर से कब जा रहे हैं? क्योंकि यह मेरा घर है, ना कि कोई धर्मशाला जो आप जब चाहे तब आ जाए। अर्जुन ने उस छोटे कद्दू की तरफ घूर के देखा जो उसके सामने खड़े होकर उसे घर से निकल जाने को कह रहा है। अर्जुन ने आगे बढ़कर आदि को अपने एक हाथ से पकड़कर हवा में लटका दिया और फिर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, अर्जुन, वह मेरे प्यारे लिटिल मॉन्स्टर, पूरे दिन मैं नौकरों की तरह यहाँ काम करता हूँ, तुम्हारे मम्मा की डांट के साथ साथ मार भी रहता हूँ और खुद के ही पैसों से घर का सारा सामान खरीद कर लाता हूँ। तो अब तुम ही बताओ मेरे कारण कैसे तुम्हारे घर का राशन पानी खत्म हो रहा है? सबसे बड़ा फायदा तो तुम दोनों माँ बेटे का हो रहा है, क्योंकि द अर्जुन सिंह तुम्हारे घर में ना सिर्फ रुका है बल्कि नौकरी की तरह काम भी कर रहा। आदि ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, छोड़ो मुझे क्रोकोडाइल अंकल, वरना मैं मम्मा से आपकी शिकायत करूंगा, समझे आप? आदि के मुंह से अपने लिए क्रोकोडाइल अंकल शब्द सुनकर अर्जुन ने उससे पूछा, ये तुम मुझे क्रोकोडाइल अंकल क्यों बोल रहे हो और क्या कहा तुम मेरी शिकायत अपनी मम्मा से करोगे? आदि ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मम्मा आपको ऐसे ही नामों से बुलाती है इसलिए मैं भी बोलता हूँ। अब आप मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्लाकर मामा को अभी बुला लूंगा। अर्जुन ने आदि से बड़े ही एटीट्यूड से कहा, ठीक है, हिम्मत है तो बुलाओ अपनी मम्मा को। अर्जुन के इतना कहते ही आदि जोर से चिल्लाया, मम्मा बचाओ, मम्मा ये खतरनाक अंकल मुझे मार रहे हैं। वही सोना जो नीचे किचन में अपने लिए कॉफी बना रही थी अचानक से आदि के चिल्लाने की आवाज सुनकर चौंक गई। वह तुरंत किचन से निकलकर आदि के पास पहुंची। सोना ने देखा कि अर्जुन ने उसके प्यारे बच्चे को कैसे लटका रखा है। वह तुरंत अर्जुन पर चिल्लाते हुए आदि को उससे छुड़वाने लगी। अर्जुन, ये क्या हरकत है? छोड़ो आदि को, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वह रो रहा है? सोना के अचानक वहां आ जाने से अर्जुन हड़बड़ा गया। उसने आदि को नीचे उतारते हुए सोना से कहा, देखो अपने बेटे को सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है। सोना ने अर्जुन को आंख दिखाते हुए कहा, मेरा भोला बच्चा कभी किसी को परेशान नहीं करता, समझे? अरे देखो उसकी शक्ल इतना भोला और सीधा है कि कोई भी उसे आसानी से परेशान कर सकता है। अर्जुन ने आदि की तरफ देखा जो सोना की नजरों से बचकर उसे ही चिढ़ा रहा था। ये देख अर्जुन ने सोना से कहा, हाँ देख रहा है तुम्हारा बेटा कितना भोला है, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। इतना कहकर वो तुरंत वॉशरूम में चला गया। वही सोना को अर्जुन की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसने आदि का हाथ पकड़ा और रूम से चली गई। सिंह मिशन में अभी अपने रूम से बाहर आते ही किसी से टकरा गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अबे कौन है जो सुबह सुबह उल्लू बनकर घूम रहा है? इतना कहकर जैसे ही उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा वह चौंक गया। अभी ने सामने वाले इंसान से पूछा, तुम कौन हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें इस घर में नहीं देखा। सामने वाले इंसान ने जवाब दिया, तुमसे मतलब कि मैं कौन हूँ? इतना कहकर वो इंसान वहां से चला गया। उस इंसान को जाता हुआ देखकर अभी ने खुद से कहा, ये तो मानव जीजू और लिटिल बेबी सिस्टर के रूम की तरफ जा रहा है। हे भगवान, कहीं ये चोर तो नहीं? इतना कहकर वह भी उस इंसान के पीछे पीछे चला गया। मानव के रूम में पहुंचकर अभी ने देखा वह इंसान उसकी बहन के कपड़ों को एक बैग में पैक कर रहा है। अभी ने उस इंसान से पूछा, ये तुम मेरी बेबी सिस्टर के सामान को क्यों पैक कर रहे हो, बोलो। उस इंसान ने चिढ़कर कहा, अभी अपना मुंह बंद रखो। अभी ने उससे कहा, क्या आजकल के चोर नाम भी पता करके आते हैं और क्या तुम यहाँ चोरी करने आए हो? लेकिन तुम्हें भला मेरी बेबी सिस्टर के सामान की क्या जरूरत है?
अभी की बात सुनकर उसने इंसान ने गुस्से से कहा, मैं क्या तुम्हें चोर नजर कर आता हूँ? मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मेरा नाम जीव राजवंशी है, समझे? जीव की बात सुनकर अभी ने अपना सर हिलाते हुए उससे कहा, ओह अच्छा जीव राजवंशी। फिर अभी कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुमको कहीं देखा है और तुम्हारा नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जीव अभी के हरकतों से परेशान हो गया। उसने अभी से कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा, इसलिए वह उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मानव के वर्ल्ड में एक सीक्रेट रूम बना था जिसके बारे में सिर्फ मानव, वीर और जीव को ही पता था। मानव इस वक्त अपने वर्ल्ड में बने सीक्रेट रूम के सोफे पर बैठकर लिटिल अवनी को घूर रहा था। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, बेबी यहाँ मेरे पास आओ और ब्रेकफास्ट करो। लिटिल अवनी ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं खाना, आप खाओ। लिटिल अवनी मानव से नाराज थी। वह मानव से नाराज होकर बेड पर अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठी अपने उंगलियों के साथ खेल रही थी, क्योंकि मानव ने उसे पटाखे जलाने नहीं दिया और ऊपर से उसे गुस्से में भी बहुत कुछ सुनाया था। यही नहीं, मानव ने लिटिल अवनी का बैग भी फिकवा दिया था क्योंकि उस बैग के अंदर ढेर सारे पटाखे रखे हुए थे। लिटिल अवनी ने अपना मुंह फुलाकर मानव से कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे डैडी के पास जाना है अभी तुरंत। मानव ने लिटिल अवनी को जवाब दिया, नहीं आप नहीं जा सकते, जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक आपको यही मेरे साथ रहना होगा, सबसे छुपकर। लिटिल अवनी ने अपने निचले होठों को काटते हुए अपना मुंह बनाकर कहा, आपने मुझे डांटा और गुस्सा भी किया। लिटिल अवनी को आपसे बात नहीं करनी और ब्रेकफास्ट भी नहीं करना। उसकी बात सुनकर मानव अपनी जगह से खड़ा होकर लिटिल अवनी के पास गया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर प्यार से बोला, सॉरी बेबी, अपने प्यारे हब्बी को माफ कर दो, मुझे आपके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर मानव अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने कान पकड़ लिए। लिटिल अवनी का ध्यान मानव के हाथों पर गया जिस पर चोट लगी थी। मानव को यह चोट तब लगी थी जब उसने गुस्से में अपना हाथ शीशे पर मारा था। लिटिल अवनी ने घबराते हुए मानव से पूछा, हब्बी ये चोट? उसकी बात सुनकर मानव ने पहले अपने राइट हैंड को देखा, फिर भोला सा चेहरा बनाकर बोला, बेबी मुझे राइट हैंड में चोट लगी है, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? आप भी मुझसे नाराज हो, मैं क्या करूं? इतना कहकर मानव ने अपना सर मायूसी से झुका लिया। मानव को इस तरह देखकर लिटिल अवनी ने झट से कहा, हब्बी आप बैठो, मैं पट्टी कर देती हूँ, फिर आपको खिला दूंगी। इतना कहकर वह फर्स्ट एड बॉक्स लाकर मानव की पट्टी करने लगी, पर बेचारी को पट्टी करना नहीं आता था। उसने मानव के पूरे हाथों में पट्टी लपेट दी, फिर अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद लिटिल अवनी अपने हाथ में पकड़ी थाली को घूरते हुए चिल्ला पड़ी, हब्बी सारा खाना आपने खा लिया, अब लिटिल अवनी क्या खाएगी? आह हा हा हा। इतना कहकर लिटिल अवनी रोने लगी। वही लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव हैरान हो गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे रोते देखा, मानव ने अपना सिर पकड़ लिया। लिटिल अवनी को रोता देख मानव ने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया। उसने अपने मन में सोचा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपने हाथ से खाना खा लेता। मानव ने अपना सिर उठाकर लिटिल अवनी को देखा जो खाली प्लेट को देखकर रो रही थी। मानव ने लिटिल अवनी को चुप कराते हुए कहा, बेबी सारा खाना कहाँ खत्म हुआ है? मैंने तो बस थोड़ा सा ही खाया है, दूसरी प्लेट में देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। मानव की तरफ देखते हुए लिटिल अवनी ने उससे कहा, नहीं कुछ नहीं बचा, इतने में तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा और फिर मैं भूखी मर जाऊंगी। अब भी लिटिल अवनी को ढेर सारा खाना चाहिए। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर टेबल को देखने लगा। वहीं टेबल पर इस वक्त ढेर सारे सैंडविच, जूस और पास्ता रखा हुआ था। ये सब देखते हुए मानव ने खुद से कहा, इस वक्त यहाँ इतना खाना है कि 3 लोग आराम से खा सकते हैं, मगर बेबी को ये भी कम लग रहा है। इतना कहकर मानव ने अपनी प्यारी वाइफ की तरफ देखते हुए आगे कहा, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि बेबी इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करती है तो वह खाना और सोना है। बेबी के आसपास अगर ढेर सारा खाना मजबूत होता है तो वह खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। सच में दुनिया की सबसे यूनिक लड़की मेरे पास ही है। इतना कहकर वो खुद ही हंसने लगा। मानव इधर अपने ही ख्यालों में गुम था। उसने लिटिल अवनी पर ध्यान ही नहीं दिया जो चुपके से सोफे से उठकर उस सीक्रेट रूम से निकलकर वार्ड में आ गई थी। लिटिल अवनी ने पूरे वार्ड को देखा। अचानक ही उसकी नज़र बैग के बगल में रखे टेबल पड़ी जिस पर मानव का फोन रखा था। मानव के फोन को देखते हुए लिटिल अवनी की आंखें चमक उठी।
उसने उछलते हुए कहा, ये, अब मैं सेफ रहूंगी, अब मुझे कोई बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना कहने के बाद उसने अपने चारों तरफ देखा, कहीं मानव तो यहाँ नहीं है। किसी को वहां ना देखकर लिटिल अवनी ने मानव का फोन उठाकर किसी का मैसेज किया। मैसेज करने के बाद लिटिल अवनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ आरव, जो वीर के साथ मानव के बोर्ड के बाहर खड़ा था, अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने जब अपने फोन में आए मैसेज को खोलकर देखा तो एकदम से चौंक गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका डेविल बॉस उसे ऐसा मैसेज क्यों भेज रहा है। वही वीर, जो कब से आरव को ही देख रहा था, उसने आरव को इतना शौक देखकर उससे पूछा, आरव क्या हुआ, तुम इतने शौक क्यों हो? वीर के पूछने पर आरव ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपना फोन वीर को पकड़ा दिया। जब वीर ने आरव का फोन देखा तो उसकी भी हालत आरव के जैसे हो गई। वीर ने मैसेज देखते हुए आरव से कहा, बॉस का ऑर्डर है तो हमें ये करना ही होगा, चलो जल्दी। वीर की बात सुनकर आरव ने अपना सर हाँ मिलाया और दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले गए। कुणाल का फार्म हाउस। विनय अपने लिए, विनी और कुणाल के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और विनी वहीं पास में रखे स्टूल पर बैठी उसे बता रही थी कि कैसे उसके परिवार वालों ने उसकी शादी अपने बचपन के दोस्त मिस्टर मित्तल के बेटे से तय कर दी थी और विनी को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह शादी से भाग गई। विनी तो अपने ही धुन में बोले जा रही थी, उसने विनय पर ध्यान ही नहीं दिया जो विनी के मुंह से मिस्टर मित्तल का नाम सुनकर चौंक गया था। विनय ने खुद के इमोशन को छुपाते हुए मन में सोचा, नहीं, यह वह मित्तल नहीं हो सकते, इस दुनिया में हजारों मित्तल खानदान है। विनय को खुद की ही सोच में गुम देख विनी ने उससे कहा, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? इतना कहकर वह आगे बोली, एक बार को तो मैं तुम्हारे साथ भी सो जाऊं, लेकिन उस लड़के को कभी खुद को छूने भी न दो। इतना कहने के बाद विनी को रियलाइज हुआ कि अभी अभी उसने विनय से क्या बोल दिया। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। वही विनी की बात सुनकर अचानक विनय जो प्याज काट रहा था उसके हाथ रुक गए। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ विनी से कहा, बेबी शायद तुम भूल गई हो कि कल रात हमने साथ में गुजारी थी, वह भी एक ही बेड पर, और मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ सोने के लिए मरी जा रही हो, सही कहा ना मैंने? विनी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से कहा, कमीने घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? फिर अपने सर पर हाथ रखकर वह परेशान होकर बोली, मुझे लगा था वह सोम मित्तल इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, मगर तुम्हें देखकर अब मुझे लग रहा है कि इस दुनिया में तुमसे घटिया इंसान कोई नहीं होगा। विनय का पूरा ध्यान पोहा बनाने पर था। अचानक ही विनी की बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने विनी की तरफ देखकर गुस्से से पूछा, क्या कहा तुमने सोम मित्तल? विनय के गुस्से को देख विनी ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ सोम मित्तल। सोम मित्तल का नाम सुनकर विनायक को कुछ याद आने लगता है, जहां एक 15 साल का लड़का अपने परिवार वालों से रोते हुए कह रहा था, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मॉम डैड आप तो मेरा विश्वास कीजिए। उस लड़के की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगे। एक औरत जो शायद उस लड़के की मां थी, उसने आगे बढ़कर उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा, विनु आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? उस औरत की बात सुनकर वह लड़का अविश्वास से अपनी मां को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां उसके बजाय गैरों पर विश्वास कर रही है। वीनू की नज़र अचानक से अपनी मां के बगल में खड़े इंसान पर गई जो उसके ही हम उम्र का था। वह लड़का अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ वीनू को ही देख रहा था। विनय ये सब सोच रहा था कि विनी की आवाज़ सुनकर अपनी सोच से बाहर आया। विनी ने विनय को इतने गुस्से में देखकर उससे पूछा, क्या तुम उस सोम मित्तल को जानते हो? हाँ हाँ, विनी ने इतना कहा ही था कि अचानक से विनय ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। विनय ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर विनी को देखते हुए कहा, आज के बाद अपने मुंह से उस लड़के का नाम मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाहर जा रहे हैं। इतना कहकर विनय ने उसे छोड़ दिया। विनय की बाहों से छोड़ते ही विनी डर कर वहां से रूम की तरफ भाग गई, क्योंकि आज तक उसने विनय को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। विनी के जाने के बाद किचन के अंदर विनय सोम मित्तल का नाम सुनकर खुद के इमोशन को कंट्रोल करने लगा, मगर वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वही सिंह मैंशन में जीव लिटिल अवनी का सारा सामान लेकर सिंह मैंशन से जा रहा था कि अभी विकी और जिम्मी नाम की आफत उसके गले आ लगी। अभी खुद तो आया, लेकिन अपने साथ जिम्मी और विक्की को भी बुलाकर जबरदस्ती जीव के कार में बैठ दिया। अभी ने जीव को देखते हुए कहा,
मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, समझे? इतना कहकर वो जीव की कार में बैठ गया। उस कार में पहले से ही जिम्मी और विक्की बैठे थे। जीव ने उन तीनों की इस हरकत पर चिढ़कर कहा, ओह गॉड, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। जीव परेशान होकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, मगर जैसे ही वह कार स्टार्ट करने लगा तभी पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और राज सीट पर आकर बैठ गया। राज को देखकर जीव ने उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जीव की बात सुनकर राज कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभी बोला, मैंने बुलाया है, वह एक्चुअली बात यह है कि हम हमेशा साथ में ही रहते हैं, इसलिए मैंने इसे बुला लिया। फिर जीव को ऑर्डर देते हुए बोला, अब चुपचाप चलो, मुझे मेरी बेबी सिस्टर से मिलना है, मुझे पता है तुम बेबी सिस्टर के पास जा रहे हो। इतना कहकर अभी ने विक्की की गोद में अपना सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। वही जीव स्पीचलेस होकर उसे देख रहा था। हॉस्पिटल में मानव जैसे ही अपनी सीक्रेट रूम से निकलकर वार्ड में आता है, वहां का नजारा देखकर चौंक गया। वार्ड में आरव और वीर बेचारा सा मुंह बनाकर लिटिल अवनी को देख रहे थे। लिटिल अवनी ने उन दोनों से कहा, मजा आ जाएगा आज तो। वही उसकी बात सुनकर मानव ने उससे पूछा, ये सब क्या है? लिटिल अवनी सोफे पर बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी, उसके आसपास खानों का मेला लगा था। लिटिल अवनी के सामने टेबल पर नूडल्स, गोलगप्पे, पिज्जा, कपकेक, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और सोफे के आसपास कुरकुरे, चॉकलेट, पनीर के पकोड़े, सैंडविच, मैगी, पोहा, लॉलीपॉप और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। मानव ये सब देखकर हैरान हो गया। उसने आगे बढ़कर लिटिल अवनी के हाथ से नूडल्स को छीनते हुए कहा, बेबी ये सब आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मानव की आवाज सुनकर लिटिल अवनी, जो अभी तक खाने में बिजी थी, उसने अपना सर उठाकर मानव को देखा, फिर उससे बोली, हब्बी यह सब कुछ बहुत ही अच्छा है, अगर लिटिल अवनी के आसपास ढेर सारा खाना होगा तो वह सेफ रहेगी, फ्यूचर में कभी भी लिटिल अवनी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मानव ने उसे घूर के देखते हुए कहा, क्या मैं आपको खाने को नहीं देता? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरे देश को खिला सकता हूँ, फिर भी मेरे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। लिटिल अवनी ने जिद करते हुए कहा, हब्बी नहीं, लिटिल अवनी को खाना चाहिए। हब्बी आप ही सोचो, अगर लिटिल अवनी के पास ढेर सारा डिलीशियस खाना और स्नैक्स होंगे तो लोग लिटिल अवनी से जलेंगे, फिर कितना मजा आएगा। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने एक गहरी सांस ली और अपनी लिटिल वाइफ को देखते हुए अपना सिर ना हिला दिया। वही लिटिल अवनी सबको पूरी तरह उसे इग्नोर करके अपने सामने रखे डिलीशियस खाने पर टूट पड़ी। मानव भी वीर और आरव से बातें करने लगा। मानव ने वीर से पूछा, सब कुछ कैसा चल रहा है? वीर ने मानव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बॉस हमें पता चला गया है कि इन सब के पीछे उस ब्लैक टाइगर का हाथ है, उसने यंग मैडम पर हमला कराया था और वह वीर आगे कुछ भी कहने से झिझक रहा था। मानव ने जब देखा वीर आगे अपनी बात कहने से झिझक रहा है तो उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कठोर लहजे में वीर से पूछा, वह क्या जो बोलना है जल्दी से बोलो। वीर मानव की कठोर आवाज सुनकर डर गया। उसने डरते हुए अपनी बात पूरी की, बॉस वह हमें पता चला है कि इन सब में ब्लैक टाइगर अकेला नहीं था, मिस्टर सिंघानिया भी इन सब में शामिल थे। इतना कहकर वीर ने अपनी नजरें झुका ली। उसने देवल मानव को देखने तक की हिम्मत नहीं की। वही वीर की पूरी बात सुनकर मानव का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसका मन सिंघानिया को जान से मारने का कर रहा था। मानव ने खुद से ही कहा, मिस्टर सिंघानिया अगर सच में आप इन सब में शामिल हुए तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपके जैसा घटिया और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मानव अपने गुस्से को शांत करने लगा, तभी उसके पास जीव का कॉल आया। मानव ने फोन रिसीव करते हुए अपनी कठोर आवाज में कहा, बोलो। फोन की दूसरी तरफ से जीव की आवाज आई, भाई यह पागलों की टोली मेरे साथ जबरदस्ती आ गई है, अब मैं क्या करूं? जीव की बात सुनकर मानव ने अपने एक हाथ से माथे को रखते हुए उससे कहा, पागलों को सीक्रेट प्लेस पर ले जाओ, हम भी वही आते हैं। इतना कहकर उसने जीव की बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। वही कार में जीव को जैसे ही लगा फोन कट हो चुका है, उसने अपने फोन को कान से हटाकर घूरते हुए कहा, डेविल, निर्दयी रक्षक कहीं का। फोन काटने के बाद मानव ने लिटिल अवनी से कहा, बेबी आपने कहा था ना कि आपको दिवाली बनानी है, तो चलो चलकर दिवाली मनाते हैं। इतना कहकर वह बिना देरी किए लिटिल अवनी को अपनी गोद में उठाकर सीक्रेट रूम में घुस गया। वहीं दूसरी तरफ कुणाल तैयार होकर जब अपने रूम से बाहर निकला तो उसे विनय और विनी कहीं नहीं दिखे। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। कुणाल ऑफिस पहुंचते ही अपने केबिन में चला गया। जब वह अपने केबिन में पहुंचा तो उसने देखा उसके केबिन में 2 लड़कियां बैठी है।
उन दोनों लड़कियों को देखते ही कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, तुम दोनों आ गई मेरी प्यारी प्रिंसेस। उन दोनों लड़कियों ने वहां कुणाल को देखा तो दोनों खुश होकर उसके गले लग गई। उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, भाई आप आ गए हैं, हमने आपको बहुत मिस किया। उस लड़की की बात सुनकर कुणाल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुशी, श्री, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। जी हाँ, ये दोनों लड़कियां खुशी और श्री है जो आरव और वीर से हॉस्पिटल के बाहर मिली थी। खुशी ने कुणाल से आरव की शिकायत करते हुए कहा, भाई आपको पता है आरव कितना बुरा है, उसने मुझे पहचाना तक नहीं। भाई मुझे वह चाहिए। श्री ने भी कुणाल से कहा, हाँ भाई मुझे भी वीर चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर कुणाल ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी दोनों बहनों से कहा, ओ मेरी प्यारी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अपने भाई की बात सुनकर खुशी उछल पड़ी। गलती से उसका हाथ बगल में रखे फ्लावर वास पर लगा और वह फ्लावर पॉट जमीन पर गिरकर टूट गया। खुशी घबराकर पीछे हो गई। उसने अपने पीछे ध्यान ही नहीं दिया और पीछे रखे टेबल से टकरा गई। टेबल पर रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। खुशी को देखकर कुणाल और श्री ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, लो गलती की दुकान लग गई अपने काम पर। उन दोनों ने ऐसा क्यों कहा बाद में पता चलेगा। खुशी डरकर कुणाल के पास आते हुए बोली, वह भाई है। उसने इतना ही कहा था कि उसका पैर स्लिप हुआ और वह सीधा जाकर कुणाल के डेस्क के ऊपर गिरी। उसके गिरते ही डेस्क पर रखे कंपनी के सारे कागज और फाइल जमीन पर गिर गए। जैसे ही खुशी डेस्क से उठी, एक बार फिर उसका पैर फिसला। उसे देखकर कुणाल और श्री एक साथ चिल्लाए, वह नहीं, ये आए। वहीं दूसरी तरफ विनायक अपनी कार ड्राइव करते हुए अपनी चोरी नजरों से विनी को देख रहा था। विनी पैसेंजर सीट पर बैठी अपने हाथ में पकड़े अपनी और विनय के मैरिज सर्टिफिकेट को घूर रही थी। खुशी एक बार फिर गिरने वाली थी मगर इस बार कुणाल ने उसे बचा लिया। ये देख श्री ने एक राहत की सांस ली। वहीं सिंह मिशन से निकलने के बाद ऋषि उस अनजान शख्स के साथ अपने घर चला गया था, मगर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने डिसाइड किया कि वह मानव से मिलने हॉस्पिटल जाएगा। ऋषि ने अपने सामने बैठे शख्स से पूछा, मैं मानव से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? ये सब कहते वक्त ऋषि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस शख्स ने ऋषि से कहा, नेकी और पूछ जरूर चलूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। ऋषि सोफे से खड़े होकर बोला, चलो चलते हैं ब्लैक टाइगर। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं असली ब्लैक टाइगर है, जिसका चेहरा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। ब्लैक टाइगर भी ऋषि के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में मानव लिटिल अवनी को हॉस्पिटल में बने सीक्रेट रूम से लेकर बाहर चला गया। मानव ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि उसकी गैरमौजूदगी में कोई भी उसके बोर्ड में ना जा सके, इसलिए उसने अपने बेस्ट गार्ड्स को वार्ड के बाहर तैनात कर दिया था। मानव ने अपने और लिटिल अवनी के चेहरे पर मास्क लगा दिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कार में बैठते हुए लिटिल अवनी खुश होते हुए मानव से पूछा, भाभी क्या सच में हम दीपावली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? आपने लिटिल वाइफ की बात सुनकर मानव ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में दिया। अपनी ने खुश होकर मानव के गालों पर किस करते हुए कहा, हब्बी फिर तो मजा आएगा। लिटिल अवनी को इतना खुश देख मानव भी खुश हो गया। मानव को लगा अब लिटिल अवनी शांति से बैठ जाएगी, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। लिटिल अवनी शांत होकर बैठ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। लिटिल अवनी कभी मानव के गाल खींचती तो कभी उसके कान, कभी उसकी नाक को टेप करती है तो कभी उसकी हाथों की उंगलियों को अपने दांत से काट देती। लगभग 10 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। जब मानव परेशान हो गया तो उसने इरिटेट होते हुए लिटिल अवनी को देखकर उससे कहा, बेबी आप शरारती हो गई हो, क्या आपको पनिशमेंट चाहिए? अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपको पनिशमेंट दूं तो आप चुपचाप बैठ जाओ। मानव को परेशान होता देख लिटिल अवनी जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसने मानव को परेशान करना नहीं छोड़ा। मानव ने इस बार लिटिल अवनी का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह उसके गाल को पकड़ने वाली थी। मानव ने लिटिल अवनी को अपनी गोद में बैठाते हुए पूछा, आप इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो? लिटिल अवनी ने मानव के कान को पकड़ते हुए कहा, हब्बी। मानव ने कहा, हाँ बोलो। लिटिल अवनी ने फिर कहा, हब्बी। मानव ने प्यार से कहा, लिटिल अवनी ने फिर से कहा, हब्बी। मानव ने इम्पेशेंट होकर जवाब दिया, हाँ बोलो। इस बार लिटिल अवनी ने फिर से उसे पुकारा, हब्बी। वह बार बार मानव को पुकार रही थी, लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोली।
इससे मानव परेशान हो गया। वही ड्राइव कर रहे हैं वीर और पैसेंजर सीट पर बैठे आरव को लिटिल अवनी की हरकतें देख हंसी आ रही थी। लिटिल अवनी की हरकतों से परेशान होकर मानव ने चीलते हुए उससे कहा, बेबी क्या आपको और कुछ नहीं बोलना? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते कहा, बोलना है। ये सुन मानव ने राहत की सांस ली, फिर उसने लिटिल अवनी को देखते हुए उससे पूछा, तो आपको क्या कहना है? लिटिल अवनी ने तपाक से कहा, बैड हब्बी, बैड हब्बी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मानव ने हैरान होकर लिटिल अवनी पूछा, बेबी आपका हब्बी बैड कैसे हुआ? जहाँ तक मुझे पता है आपके हब्बी ने कुछ किया भी नहीं है। लिटिल अवनी ने अपना मुंह बनाते हुए मानव से कहा, बैड हब्बी, मैं नूडल्स खा रही थी, बैड हब्बी ने वह मुझसे छीन लिया, इसलिए बैड हब्बी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव को सारा माजरा समझ आ गया। उसने लिटिल अवनी से कहा, ओह अच्छा, इसलिए आप मुझे इतनी देर से परेशान कर रही थी क्यों? इतना कहकर मानव अपने निचले होंठ को दबाकर हंसने लगा। मानव को खुद पर हंसता देख लिटिल अवनी को गुस्सा आ गया। गुस्से से लिटिल अवनी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने गुस्से से मानव को देखते हुए कहा, हब्बी हंसो नहीं। मानव को अपनी लिटिल वाइफ इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने बहुत कोशिश की अपनी हंसी को रोकने की, पर वह नहीं रोक पाया। मानव को खुद पर और हंसता देख इस पर लिटिल अवनी ने जोर से कहा, हब्बी हंसो नहीं। इस बार मानव और जोर जोर से लगा। ये देख लिटिल अवनी ने मानव के गर्दन पर काट लिया। लिटिल अवनी के काटने पर भी मानव के मुंह से आह तक नहीं निकली। ये देख लिटिल अवनी मायूस हो गई। उसने सोचा था कि मानव को जब दर्द होगा तो वो चिल्लाएगा, फिर वह मानव पर हंसेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिटिल अवनी गुस्से से विंडो की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वो लोग मानव के सीक्रेट विला में थे। कार से उतरते ही लिटिल अवनी ने मानव को अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाया और फिर वहां से भाग गई। उसकी ये हरकत देख मानव ने अपनी गर्दन ना मिला दी। हवेली के अंदर राज, अभी, जीव, विक्की और जिम्मी मजे से मिठाई खा रहे थे। तभी बाहर से भागते हुए लिटिल अवनी अंदर आई। अंदर आते ही लिटिल अवनी ने विक्की के हाथ से मिठाई छीन कर खा ली। ये सीन मानव ने देख लिया था। मानव ने तुरंत लिटिल अवनी को विक्की के पास से अपनी तरफ खींच लिया और विक्की की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, मेरी बेबी से दूर रहो समझे, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मानव सोफे पर बैठ गया और लिटिल अवनी को अपनी गोद में बैठा लिया। विक्की ने मानव को घूरते हुए कहा, बचकाना कहीं का। इतना कहकर वो फिर से मिठाई खाने लगा। कुछ देर बाद हवेली के गार्डन में अभय, राज, विक्की, जिम्मी, जीव पटाखे चला रहे थे और नीता जी, नीरज जी उन्हें देख रहे थे। वही लिटिल अवनी अपनी ललचाए नजरों से पटाखों को देख रही थी, पर बेचारी जला नहीं सकती थी क्योंकि मानव ने उसे पकड़ रखा था। लिटिल अवनी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, जीरो हब्बी, यह चीटिंग है। आपने कहा था कि आप पटाखे चलाने दोगे। मानव ने अपनी एक आईडी उठाकर उससे कहा, मैंने कहा था कि हम दीपावली सेलिब्रेट करेंगे, ना कि यह कहा था कि मैं आपको पटाखे जलाने दूंगा। और वैसे भी सुबह हॉस्पिटल में कौन पटाखे चला रहा था? इतना कहकर मानव लिटिल अवनी को घूरने लगा। तभी उसका फोन बजा। फोन अटेंड करने के लिए वह कुछ दूरी पर चला गया, मगर जाने से पहले उसने लिटिल अवनी को वार्निंग दी, बेबी आप पटाखे नहीं चलाओगे, ओके मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। मानव के जाते ही लिटिल अवनी खुशी से उछल पड़ी, ये मैं तो जाऊंगी पटाखे जलाने। इतना कहकर भी अभी के पास चली गई और उसके साथ मिलकर पटाखे चलाने लगी। वहीं कुछ दूरी पर जाकर मानव ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसके एक एजेंट की आवाज आई, बॉस, ऋषि हॉस्पिटल आ रहा है, मैं इस वक्त उसका पीछा कर रहा हूँ। बॉस वह अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। अपने एजेंट की बात सुनकर मानव ने अपने दांत पीसकर कहा, वो मेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा है? मानव की बात सुनकर एजेंट बोला, बॉस कहीं उसे आपसे प्यार तो नहीं हो गया? आखिरकार आप इतने हैंडसम हो, कोई भी आप पर फिदा हो सकता है। अपने एजेंट की बकवास सुनकर मानव ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप, उसका तो पता नहीं लेकिन शायद तुम्हें जरूर लड़के पसंद होंगे, कहो तो तुम्हारे लिए कोई सेट करवा दूं। बेवकूफ कहीं के, चुपचाप उसका पीछा करो। इतना कहकर मानव ने फोन काट दिया और उस जगह पर चला गया जहां वह लिटिल अवनी को छोड़कर गया था। मानव ने देखा लिटिल अवनी वहां से गायब है। उसने अपनी नजरें इधर उधर करके देखा तो उसे लिटिल अवनी अभी के साथ पटाखे चलाते हुए दिखी। ये देख गुस्से से उसने अपना सर पकड़ लिया और लिटिल अवनी की तरफ बढ़ गया। ऋषि कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से मानव का वार्ड नंबर पता किया। वार्ड नंबर पता चलते ही ऋषि और ब्लैक टाइगर वार्ड की तरफ चले गए। जैसे ही ऋषि ने वार्ड का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मानव के बॉडीगार्ड ने तुरंत उसे रोक दिया। हमें ऑर्डर मिले हैं कि हम किसी को भी अंदर ना जाने दे। पर ये सुनकर ऋषि गुस्से से बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसे रोक रहे हो? मैं तुम्हें चुटकियों में गायब करवा सकता हूँ। ऋषि की बात सुन बॉडीगार्ड ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? इतना सुनना था कि ऋषि ने अपना आपा खो दिया। वह लड़ाई करने पर उतर आया। वहीं उसके बगल में खड़े ब्लैक टाइगर ने मौका देखकर जल्दी से वार्ड का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसके मुंह से निकल गई आह। जैसे ही ब्लैक टाइगर ने आधा दरवाजा खोला, अचानक ही किसी ने उसके हाथ पर वार कर दिया, जिसके कारण ब्लैक टाइगर के मुंह से आह निकल गई। जिस इंसान ने ब्लैक टाइगर पर वार किया था उस इंसान ने आगे बढ़कर वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया। ब्लैक टाइगर गुस्से से उस इंसान को देखने के लिए पीछे मिला जिसने उसके ऊपर वार किया है। जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाकर उस इंसान को देखा, वह चौंक गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था और उसके साथ कुणाल भी था। अर्जुन गुस्से से ऋषि को देखते तो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आए तो आए, लेकिन हमारे गार्ड्स पर हाथ उठाने की तुमने सोचा भी कैसे? अर्जुन के शब्द सुनकर ऋषि की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ऋषि ने हकलाते हुए अर्जुन से कहा, वो माँ, मैं मानव से मिलने आया था। ऋषि की बात सुनकर अर्जुन ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसने खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें मानव की चिंता हो रही है? इतना कहकर अर्जुन अपनी गर्दन घुमाकर कुणाल को देखते हुए उससे पूछा, क्या आज तक तुमने ऐसे इंसान को देखा है जो पहले अपने दुश्मन को जान से मारने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद उसका हाल पूछने के लिए हॉस्पिटल भी आता है? अर्जुन के सवाल का जवाब कुणाल मुस्कुरा कर देता है, नहीं, आज तक तो नहीं देखा, मगर धन्य हो ऋषि जी का जिनके कारण मैं ऐसे इंसान से मिल पाया। कुणाल और अर्जुन की बात सुनकर ऋषि को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने गुस्से से अर्जुन से कहा, मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाते रहोगे और मैं चुपचाप खड़ा होकर सुन लूंगा। ऋषि की बात पूरी होती उससे पहले ही अर्जुन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए गार्ड से बोला, धक्के मार के इन्हें यहाँ से निकालो। अर्जुन का ऑर्डर मिलते ही सभी गार्ड्स ऋषि की तरफ बढ़ने लगे। ये देख ऋषि ने गुस्से से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद जा सकते हैं। इतना कहते ही ऋषि ब्लैक टाइगर के साथ वहां से जाने लगा। अभी ऋषि कुछ ही कदम चला था कि कुणाल ने अपना पैर आगे बढ़ाकर उसे गिरा दिया। कुणाल के ऐसा करते ही ऋषि जमीन पर मुंह के बल गिर गया। ये देख कुणाल ने उसे टोंट मारते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारी असली जगह कहाँ है। कुणाल की इस हरकत पर ऋषि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही उसके बगल में खड़ा ब्लैक टाइगर अपने सामने चल रहे सीन को देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये सभी कितने इंटरेस्टिंग है, आज तो मजा ही आ गया। वहीं दूसरी तरफ मानव गुस्से से लिटिल अवनी के पास गया और उसके हाथ से पटाखे छीना कर एक तरफ फेंक दिया। वही लिटिल अवनी जो पटाखे लेकर राज के पास जा रही थी, अचानक से अपने हाथ से पटाखे गायब होते देख उसने गुस्से से पीछे मुड़कर कहा, अबे कौन है जो मरना चाह? मगर जैसे ही उसने अपने पीछे मानव को देखा, उसके आगे के शब्द गले में अटक गए। लिटिल अवनी ने हकलाते हुए मानव से कहा, हाँ हब्बी, आप यहाँ? लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे कहा, बेबी, क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मना किया था ना मैंने कि वहाँ से हिलना नहीं। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपने पटाखे छूकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। इतना कहकर मानव ने लिटिल अवनी को गोद में उठा लिया और हवेली के अंदर घुस गया। वहीं इस दौरान नीरज जी की नज़र केवल मानव पर ही थी। जैसे ही मानव लिटिल अवनी को लेकर हवेली के अंदर गया, नीरज जी भी उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर चले गए। नीरज जी इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है। विक्की और जीव भी नीरज जी के पीछे पीछे हवेली के अंदर चले गए। वही मानव लिटिल अवनी को लेकर अपने रूम में आ गया। उसने अपनी प्यारी लिटिल वाइफ को पहले बेड पर बैठा दिया, फिर खुद भी बैठ गया। मानव ने लिटिल अवनी को घूरते हुए कहा, बेबी। मानव की मुंह से अपना नाम सुनकर लिटिल अवनी उसकी तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ हब्बी, आपने बुलाया क्यों? वही जब मानव ने देखा उसकी प्यारी राजकुमारी उसको ही टकटकी लगाकर घूर रही है, तो उसने उसे गले लगाते हुए कहा, बेबी आई लव यू। वही लिटिल अवनी मानव के अचानक आई लव यू
बोलने से सदमे में चली गई। वही मानव ने कसकर लिटिल अवनी को गले लगाते हुए आगे कहा, बेबी कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं चाहता कि कभी भी कोई भी तीसरे इंसान हमारे बीच आए। लिटिल अवनी को अच्छे से समझ आ रहा था कि मानव ऋषि की तरफ इशारा कर रहा है। लिटिल अवनी ने पहले गौर से मानव को देखा, अचानक ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अवनी ने मानव को धक्का दे दिया और जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गई। लिटिल ने मानव के कॉल को पकड़कर कहा, हब्बी लिटिल अवनी को किसी चाहिए। उसकी बात सुनकर मानव हैरान होकर बोला, व्हाट? इसके आगे मानव कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि लिटिल अवनी उस पर टूट पड़ी। वही रूम के गेट पर नीरज जी, विक्की और जीव खड़े होकर रूम के अंदर झांक रहे थे। जीव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसके पत्थर दिल भाई की इज्जत पर हाथ भी डाल सकता है। उसने अपना सर झटक कर विक्की से पूछा, है विक्की, क्या मैं जो देख रहा हूँ सच है? क्या कोई सरेआम मेरे भाई की इज्जत लूट रहा है? जीव की बात सुनकर विक्की जोर जोर से हंसने लगा। उसने जीव के कंधे पर हाथ रखकर उसे से कहा, भाई अब इसकी आदत डाल लो, और तुम्हारे भाई की इज्जत तो उसी दिन लूट गई थी जब पहली बार लिटिल अवनी ने तुम्हारे इस पत्थर दिल भाई की इज्जत पर सरेआम सबके सामने हाथ डाला था। जैसे ही विक्की ने अपनी बात खत्म की तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। जब उसने अपने बगल में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उसकी नज़र नीचे पड़ी तो उसने देखा जीव बेहोश होकर नीचे पड़ा है। विक्की ने चिढ़कर जीव को अपने कंधे पर उठाया और वहां से निकल गया। अब वहां केवल नीरज जी बचे थे। वही रूम के अंदर, बेबी अभी नहीं, अभी छोड़ दो प्लीज, मानव ने लिटिल अवनी के आगे खुद को सिलेंडर करते हुए कहा। लेकिन जो इतनी आसानी से मान जाए वह लिटिल अवनी नहीं। लिटिल अवनी ने मानव के गर्दन पर जोर से काटकर कहा, हब्बी एक ही तो किससे माफी मांगी है, आप उसमें भी नखरे दिखा रहे हैं, आप बैड हब्बी हो। इतना कहकर लिटिल अवनी ने अपना मुंह फुला लिया। वही रूम के बाहर जब नीरज जी ने ये सब देखा तो वो रूम के अंदर आकर गुस्से से मानव से बोले, देविल मानव, मेरी लिटिल राजकुमारी बोल रही है ना, उसे और किस चाहिए तो तुम उसे और किस देते क्यों नहीं? नीरज जी की आवाज सुनकर मानव चौंक गया। उसने हड़बड़ी में अपनी शर्ट के बटन बंद की क्योंकि लिटिल अवनी ने उसकी शर्ट के 3 बटन खोल दिए थे। बटन बंद करने के बाद मानव ने चिढ़ और गुस्से से नीरज जी से कहा, ससुर जी आपके अंदर शर्मा है भी या नहीं, आप इस तरह से हमारे रूम में कैसे आ सकते हैं? मानव के सवाल का जवाब देते हुए नीरज जी ने उससे कहा, शून्य कैसे आ सकता हूँ का क्या मतलब है? अपने पैरों से आया हूँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम अपने रूम में कार से आते हो। नीरज जी के ऊपर इस वक्त मानव को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसको अपनी लिटिल वाइफ की आवाज सुनाई दी जो उसकी शिकायत कर रही थी। नीरज जी को देखते हुए मायूस होकर लिटिल अवनी ने उनसे कहा, डैडी देखो ना, हब्बी लिटिल अवनी को किस नहीं दे रहे, आप बोलो ना हब्बी से को लिटिल अवनी को किसी दे दे। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव स्पीचलेस हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही नीरज जी बोल पड़े, मेरी प्यारी राजकुमारी, हम एक काम करते हैं, हम पहले इस देवल के हाथ पैर बांध देते हैं, फिर आप उसे जी भर के किस कर लेना। उनकी बात सुनकर लिटिल अपनी खुश हो गई। वहीं बेचारा मानव स्पीचलेस होकर अपनी जगह खड़ा था। डैड प्लीज आप यहाँ से जाए, मुझे और बेबी को सोना है ताकि हम कल सुबह जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल सके, मानव ने नीरज जी को घूरते हुए कहा। वही नीरज जी मानव की बात सुनकर चिढ़ गए। उन्होंने एक कदम मानव की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहा, तुम बेशर्म देविल, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हैं? नीरज जी की तरफ देखते हुए मानव ने कंफ्यूज होकर उनसे कहा, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, खैर वह सब छोड़िए। कुछ देर बाद मानव थोड़ी तेज आवाज में आगे बोला, एक बात मेरे आप कान खोलकर सुन लीजिए, खबरदार अगर मेरी लिटिल बेबी को कुछ भी अनाप शनाप सिखाया तो आपने उसे बिल्कुल अपनी तरह बेशर्म बना दिया है। अपनी बात खत्म करने के बाद मानव ने आगे बढ़कर लिटिल अवनी को खींचकर अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और नीरज जी को घूरने एंग्री लगा, जैसे वह कह रहा हो, डैडी मेरी बेबी से आप दूर ही रहना। मानव की इस हरकत से नीरज जी का मुंह बन गया। उन्होंने बेचारा समूह बनाकर लिटिल अवनी की तरफ देखते हुए उससे कहा, लिटिल राजकुमारी देख रही हो अपनी हब्बी को, कैसे वह आपके डैडी को डांट रहा है। वह कह रहा है कि मैं आपको बिगाड़ रहा हूँ, क्या सच में मैं आपको बिगाड़ रहा हूँ? इतना कहकर नीरज जी ने डिसअपॉइंटेड मायूसी से अपना सर झुका लिए। अपने डैडी का मायूस भरा चेहरा देखा, लिटिल अवनी गुस्से से मानव की तरफ देखने लगी। लिटिल अवनी ने गुस्से से मानव को डिटते हुए कहा, हब्बी डैडी ने कुछ नहीं किया, वह बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें क्यों डांट रहे हो?
अगर अपने डैडी से सॉरी नहीं बोला तो लिटिल अवनी आपसे बात नहीं करेगी। इतना कहकर लिटिल अवनी ने गुस्से लुक ऑफ ट्रायम्फ से अपना मुंह फेर लिया। वही अपनी प्यारी राजकुमारी को खुद की साइड लेता देख नीरज जी अपनी जीभ निकालकर मानव को चिढ़ाने लगे। बेचारा मानव अपनी प्यारी लिटिल वाइफ के नाराज हो जाने से परेशान हो गया, मगर जब उसने देखा उसके प्यारे ससुर जी उसे जीभ टंग आउट निकालकर चिढ़ा रहे हैं तो उसने गुस्से से खुद से कहा, ये बददिमाग ससुर मुझे ही मिलना था बचकाना कहीं के। खुद तो पागल है, मेरी बेबी को भी पागल कर रहे हैं। आज मुझे समझ आ ही गया कि बेबी के अंदर ऐसी जीभ निकालकर चिढ़ाना किसने सिखाया है। पक्का ये बददिमाग ससुर जी ने ही सिखाया होगा। इतना कहकर मानव में एक गहरी सांस ली, फिर ऊपर देखते हुए भगवान से बोला, मैं इन पागलों को कैसे जिंदगी भर झेलूंगा। गॉड प्लीज कुछ करिए, मेरी जिंदगी में इतने पागल काफी है। प्लीज अब और पागल को मेरी जिंदगी में मत भेजिएगा, वरना मैं इतने पागलों को संभालते संभालते खुद पागल हो जाऊंगा। वरीड वही नीरज जी जो कब से मानव को खुद से ही बातें करते हुए देख रहे थे, उन्होंने मानव को हिलाते हुए उससे पूछा, डेविल मानव तुम कहाँ खो गए। नीरज जी के इस तरह हिलाने से मानव अपनी सोच से बाहर आया। उसने देखा उसके प्यारे ससुर जी उसे ही घूर रहे हैं तो उसने नीरज जी से पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। मानव की बात सुनकर नीरज जी ने लिटिल अवनी की तरफ इशारा करके उससे कहा, डेविल मानव देखो तुमने मेरी राजकुमारी को नाराज कर दिया है और अब तुम उसे मनाने के बजाय अपनी ही ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में खोए हुए हो। जल्दी से चुपचाप मुझे सॉरी बोलो ताकि मेरी लिटिल अवनी का मूड सही हो सके। वही मानव ने तो नीरज जी की कोई बात सुनी ही नहीं, सिवाय इसके कि उसकी लिटिल वाइफ उससे नाराज है। मानव अपने ससुर जी को इग्नोर करके लिटिल अवनी को देखने लगा, जो उससे नाराज होकर अपना मुंह फुलाए बैठी थी। मानव ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, लिटिल बेबी हबी अब से सॉरी बोलते हैं, प्लीज हबी को माफ कर दो। अपनी तिरछी निगाहों से मानव को देखते हुए लिटिल अवनी ने मानव से कहा, हब्बी मुझसे नहीं डैडी से सॉरी बोलो। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव का मुंह बन गया। वहीं उसके बगल में खड़े नीरज जी के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। उन्होंने बड़े ही एटीट्यूड से मानव से कहा, डेविल मानव मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी मुझे सॉरी बोलो। मानव ने अपना मुंह बनाते हुए उनसे कहा, बिल्कुल नहीं डेविल मानव अपनी वाइफ के अलावा कभी किसी से सॉरी नहीं बोलेगा, समझे आप। डेविल मानव की बात सुनकर नीरज जी की सारी खुशी एक पल में ही गायब हो गई। उन्होंने छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं अभी तुरंत मुझसे सॉरी बोलो ताकि मैं बाहर सबके सामने शो ऑफ कर सकूं। इतना कहकर वो मानव के रूम में रखे सभी सामानों को उठाकर जमीन पर फेंकने लगे। नीरज जी की इस हरकत पर मानव ने अपने मन में कहा, ससुर जी से बेबी को दूर रखना पड़ेगा वरना मेरी भोली भाली बेबी को पक्का बिगाड़ देंगे। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी को गोद में उठाकर रूम से 9-2-11 हो गया। वही हॉस्पिटल में ऋषि और ब्लैक टाइगर के जाने के बाद जैसे ही अर्जुन वहां से जाने वाला था, कुणाल ने उसका रास्ता रोक लिया। ये देख अर्जुन की भौहें तन गई। उसने कुणाल से पूछा, क्या हुआ। अर्जुन के सवाल को इग्नोर करके कुणाल ने उससे कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। एक तो इतनी मुश्किल से तुम मेरे हाथ लगे हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूं। कुणाल की बकवास सुनकर अर्जुन ने अपने माथे को सहलाते हुए उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने मुजरा करके तुम्हें एंटरटेन करूं, बोलो। अर्जुन की बात सुनकर कुणाल का मुंह बन गया। उसने बड़े ही एटीट्यूड से अपना कॉलर ऊपर करते हुए अर्जुन से कहा, पहले बोलो कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत हूं तभी मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। कूल। जैसे ही कुणाल की बात खत्म हुई अर्जुन ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप कुणाल, ये क्या बचपना लेकर बैठे हो तुम। कुणाल ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अपना मुंह बनाकर अर्जुन से कहा, जो भी हो पहले तुम मुझसे सॉरी बोलो और यही नहीं हैंडसम भी बोलो। इतना कहकर उसने अर्जुन को पकड़ लिया। बेचारा अर्जुन खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। उसने एक स्माइल करते हुए कुणाल से कहा, अच्छा ठीक है, पहले अपनी आंखें बंद करो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इतना कहकर उसने कुणाल को खुद से दूर कर दिया। वही कुणाल अर्जुन की बात मानकर खुश होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अर्जुन कुणाल से थोड़ा दूर होते हुए चिल्लाकर बोला, तुम बिल्कुल छछूंदर जैसे लगते हो। इतना कहकर अर्जुन हॉस्पिटल के बाहर की ओर भागने लगा। बेचारा कुणाल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, अर्जुन तुम्हें अगली बार देख लूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ रात के 9 बजे विनय का घर। विनी को सूप पिला रहा था। विनी बेड पर अलती पलती मारकर बैठी न्यूज़ देख रही थी और विनय उसे सूप पिलाते हुए चढ़कर बोला, ये तुम क्या हर वक्त न्यूज़ देखा करती हो। जितना यह न्यूज़ वाले न्यूज़ नहीं देते
उतना तो ये लोगों को डरा देते हैं और सस्पेंस तो ऐसे क्रिएट करेंगे कि एकता कपूर की सीरियल भी इनके सामने फेल हो जाए। विनय की बात सुनकर विनी ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, ज्यादा चपर चपर मत करो, चुपचाप मुझे सूप पिलाओ समझे और मुझे न्यूज़ देखने दो। बेचारा विनय दांत खाने के बाद चुप हो गया। उसने अपने मन में विनी को कोसते हुए कहा, छिपकली कहीं की। इतना कहकर वह फिर से विनी को सूप पिलाने लगा। तभी उसके कानों में विनी के हंसने की आवाज पड़ी, जो कह रही थी, सोम मित्तल, घटिया आदमी, इसकी इज्जत तो ऐसे ही उतरनी चाहिए। एक बार फिर से सोम मित्तल का नाम सुनकर विनय चौंक गया। उसने सर उठाकर विनी को देखा जो न्यूज़ देखकर हंस रही थी। जैसे ही विनय ने न्यूज़ देखा उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो गई। वही न्यूज़ की हेडलाइन थी, मित्तल खानदान के सबसे बड़े बेटे सोम मित्तल की दुल्हन उसे मंडप में अकेला छोड़कर भाग गई। न्यूज़ में सोम मित्तल की तस्वीर भी दिखाई जा रही थी। वही विनय गुस्से से उस तस्वीर को देख रहा था। वह उस इंसान की शक्ल को कैसे भूल सकता है जिसके कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। विनय ने गुस्से से विनी से पूछा, क्या ये वही सोम मित्तल है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी? विनय की तेज आवाज सुनकर विनी डर गई। वह डरते हुए विनय को देखने लगी जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। विनय इस बार चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा विनी। वही विनी डरते हुए फिर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ यह वही है। इतना कहकर चुप हो गई क्योंकि उसे इस वक्त विनय से बहुत डर लग रहा था। विनय, विनी की आवाज में डर साफ महसूस कर रहा था। उसने विनी का हाथ खींचकर उसे गले लगा लिया और विनी से प्यार से बोला, जान शांत हो जाओ, मेरा इरादा आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं था। सॉरी जान। इतना कहकर वह विनी के बालों को सहलाने लगा। इस वक्त विनय के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल व धौंस मुस्कुराहट थी। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो केवल उसे ही पता था। वही मानव के सीक्रेट हवेली पर नीरज जी ने मानव के बारे में सबको बता दिया था कि कैसे मानव ने उन्हें डांटा, पर उनके बताने का तरीका अलग था। वह पूरा मिर्च मसाला लगाकर सबको बता रहे थे। उनकी बात सुनकर जिम्मी बोला, क्या सच में बॉस ने ऐसा कहा? जीव थी अपनी आंखें बड़ी ओपन माउथ फेस बड़ी करके नीरज को देखते हुए उनसे पूछा, क्या सच में ऐसा ही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई ने ऐसा किया। वही सबसे अलग वीर को नीरज जी की बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी शक भरी नजरों से उन्हें घूरते हुए उनसे पूछा, क्या सच में ऐसा ही है जैसा आपने कहा है? नीरज जी ने सबकी तरफ देखते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो खुद देखो। कुछ देर बाद सभी लोग मानव के दूसरे रूम के बाहर खड़े थे। सुबह का वक्त। जैसे ही मानव के रूम का दरवाजा खुला, धड़ाम की आवाज के साथ 7 लोग रूम के अंदर फर्श पर गिरे। आह! जैसे ही मानव के रूम का डोर ओपन हुआ, एक धड़ाम की आवाज के साथ 6 से 7 लोग रूम के अंदर गिरे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि नीरज जी, अभी, राज, विक्की, जिम्मी, आरव, वीर और जीव थे, जो कल रात से ही मानव के रूम के बाहर खड़े होकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रूम के अंदर चल क्या रहा है। वही मानव जिसने बाहर जाने के लिए डोर ओपन किया था, वो उन सभी को अपने रूम के बाहर देखकर हैरान हो गया। मानव ने अपनी एक आईब्रो को उठाकर जमीन पर पड़े लोगों को घूरते हुए उन सभी से पूछा, ये आप सब मेरे रूम के बाहर इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? जैसे ही मानव की आवाज उन सभी के कानों में पड़ी, वो सभी अंदर तक कांप गए। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो कि अब हम इस डेविल से क्या कहेंगे। वही काफी देर तक जब डेविल मानव को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला तो उसने इस बार थोड़ा गुस्से से उन सभी की तरफ देखते हुए फिर से पूछा, मैंने पूछा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मानव की गुस्से भरी आवाज सुनकर राज और अभी अपनी जगह से उछल पड़े। अभी ने जल्दबाजी में मानव से डरते हुए उससे कहा, डेविल जीजू, वो हम यहाँ आपकी जासूसी बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, और न ही डैडी ने कल रात को हम सबको ये करने के लिए कहा था। राज भी अभी की हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, हाँ जीजू, अभी बिल्कुल सच कह रहा है। हम तो यहाँ आपको बुलाने आए थे, वो मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने के लिए। राज और अभी की बातें सुनकर मानव की भौहें चढ़ गई। उसका चेहरा उन दोनों की बात सुनकर काला पड़ गया। मानव ने अपनी कठोर आवाज में जीव, नीरज जी, वीर, विक्की, जिम्मी और आरव की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, क्या ये दोनों सच कह रहे हैं? क्या ऐसा ही है जैसा इन दोनों ने मुझसे कहा है? रूम का माहौल काफी गर्म हो गया। मानव को ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसके घर वाले मिलकर ही उसकी जासूसी कर रहे हैं। मानव ने अपने मन में सोचा,
इन सभी को आज अच्छा सबक सिखाना होगा, वरना यह सभी फ्यूचर में भी ऐसे ही मेरी जासूसी करेंगे और फिर मैं मेरी बेबी के साथ रोमांस नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये सब सोचते ही मानव की माथे की नस उभर आई। वही जब विक्की को लगा कि उनके सामने खड़ा डेविल आज उन्हें छोड़ेगा नहीं, तो उसने हकलाते हुए मानव से कहा, डेविल मानव, वह अभी और आज बिल्कुल सच कह रहे हैं। और यही नहीं, नीरज अंकल ने तो हमें ये भी बताया कि तुमने कल उन्हें बुरा भला भी बोला था। विक्की की बात सुनकर जिम्मी की भी हिम्मत बढ़ गई। उसने भी मानव से नाराजगी जताते हुए उससे कहा, हाँ डेविल मानव, तुम्हें अंकल को बुरा और कमजोर नहीं कहना चाहिए था, और यही नहीं, तुम्हें उन्हें डांटकर अपने रूम से बाहर निकालना भी नहीं चाहिए था। जैसे जैसे मानव सभी की बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद से कहा, क्या बकवास है, मैंने कब इन्हें रूम से बाहर निकाला, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इन्हें रूम से बाहर निकाल लूंगा तो क्या यह इतनी आसानी से चले जाएंगे। मानव ने सभी को इग्नोर करके अपने प्यारे ससुर जी की तरफ देखा, जो बेचारा सा चेहरा बनाकर वहां खड़े थे जैसे उसने उन्हें पीटा हो। ये देख मानव ने कुछ बोलना चाहा, मगर उससे पहले ही नीरज जी जिम्मी को चुप कराते हुए उससे बोले, जिम्मी बेटा प्लीज चुप हो जाओ। डेविल मानव की किसी भी हरकत का मैंने बुरा नहीं माना, वैसे भी वह मेरा अपना है। इतना बोलकर उन्होंने तिरछी नजरों से मानव को देखते हुए थोड़ा इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए जिम्मी से आगे कहा, पर जो भी हो, लेकिन उसे मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने हाथों की तरफ इशारा करके नौटंकी करते हुए आगे कहा, इन्हीं हाथों से मैंने डेविल मानव को गोद में उठाया था जब वह केवल 6 साल का था। आज मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने मुझे अपने रूम से बाहर निकाला। नीरज जी ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे पता नहीं उनके ऊपर कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी एक्टिंग स्किल को देखकर मानव हैरान हो गया। उसने अपना सर मसल कर गुस्से से नीरज जी से पूछा, क्या सच में मैंने आपके साथ ऐसा किया है? क्या उटपटांग बातें आपने इन सभी के दिमाग में भर दी हैं? मानव की बात सुनकर जीव ने नीरज जी का बचाव करते हुए मानव से कहा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो भी हो जल्दी से अंकल से सॉरी बोलो। जहां एक तरफ जीव की बात सुनकर नीरज जी के चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान आ गई, वहीं दूसरी तरफ जीव की बात सुनकर मानव का चेहरा काला पड़ गया। मानव को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि उसके प्यारे ससुर जी ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वह उनसे सॉरी बोले। ये सब सोचकर ही मानव के गुस्से भरे चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई। मानव की मुस्कान देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी उन सभी के कानों में एक आवाज पड़ी, ये यहाँ क्या हो रहा है? और नीरज जी आप रात भर से कहाँ गायब थे? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि नीता जी की थी, जो अभी अभी नीचे ग्राउंड में जा रही थी। तभी उन्हें मानव के रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी और वो वहां आ गई। नीता जी को देखकर मानव ने बेचारा सा मुंह बनाकर उनसे नीरज जी की शिकायत करते हुए कहा, मॉम देखिए ना, डैडी मुझे डांट रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वो मेरी बेबी के लिए दूसरा राजा यानी हस्बैंड ढूंढ लेंगे। मोम क्या सच में मैं इतना बेकार हूँ? जैसे ही मानव की बात खत्म हुई, नीता जी को छोड़कर रूम में मौजूद सभी लोग हैरान होकर मानव को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह डेविल मानव सरेआम उन्हीं के सामने झूठ बोल रहा है। वही मानव की बात सुनकर नीता जी गुस्से से नीरज जी को देखते हुए बोली, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे लेकर तो आइए मेरी लिटिल राजकुमारी के लिए दूसरा हस्बैंड। अगर मैंने भी उस दूसरे हस्बैंड के साथ साथ आपका भी कचूमर ना बना दिया तो मेरा नाम भी नीता सिंह नहीं। नीता जी की ऐसी बात सुनकर मानव नीरज जी को चढ़ाने लगा। वही बेचारे नीरज जी कहाँ वह मानव से माफी मंगवाना चाहते थे और कहाँ उन्हें उनकी पत्नी से ही डांट खानी पड़ रही है। मानव यही नहीं रुका, उसने नीता जी को और भड़काते फिर से उनसे कहा, मॉम आपको पता है डैडी रात भर मेरे रूम के बाहर खड़े होकर मेरी जासूसी कर रहे थे। इतना कहकर मानव इमोशनल होने की एक्टिंग करके आगे बोला, मॉम क्या आपको लगता है कि मैं बेबी के लायक नहीं हूँ? पर मॉम भले ही मैं बेबी से उम्र में 9 साल बड़ा हूँ, लेकिन मैं बेबी को सच में बहुत प्यार करता हूँ। मानव की बात सुनकर नीता जी ने अपनी आंखें छोटी करके मानव से पूछा, आज तक तुमने कभी भी अपनी उम्र के बारे में बात नहीं की, फिर आज क्यों कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? नीता जी की बात सुनकर मानव अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि फाइनली उसका प्लान काम कर रहा है, मगर उसने अपने चेहरे पर यह बात आने नहीं दी और ना ही किसी को पता चलने दी। मैं माया ने उदास होकर नीता जी से बोला, मॉम प्लीज आप डैड और जिम्मी, विक्की, जीव, वीर, राज और अभी को कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर मानव मन ही मन बहुत हंस रहा था।
इस वक्त रूम का माहौल कुछ खास अच्छा नहीं था और वही वीर, जिम्मी, विक्की, नीरज जी, राज, आरव और अभी मानव का इल्जाम सुनकर सदमे में चले गए। नीता जी ने मानव से कहा, मानव तुम रूम से बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। नीता जी की बात मानकर मानव बड़े ही स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए सभी को चिढ़ाकर रूम से बाहर चला गया, मगर जाने से पहले उसने सभी को एक ऐसा लुक दिया जैसे कह रहा हो, बड़े आए थे मुझसे पंगा लेने हुआ। मानव के रूम से जाने के बाद सभी लोग डरते हुए नीता जी को देखने लगे, जो पहले से ही उन सभी की तरफ गुस्से से देख रही थी। वीर ने हकलाते हुए नीता जी से कहा, ओल्ड मैडम वह हमने, इसके आगे वो भी कुछ भी बोल पाता। तभी सभी के कानों में एक आवाज बढ़ी, बंद। इस आवाज के साथ पूरे रूम में शांति पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानिया हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। वह बड़े ध्यान से हॉस्पिटल को देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, नहीं, मानव को कुछ नहीं होना चाहिए, वह बहुत ही स्ट्रांग है, वह पक्का ठीक होगा। मिस्टर सिंघानिया खुद को दिलासा देते हुए बोले। मिस्टर सिंघानिया इस वक्त असमंजस में फंसे थे कि वह मानव से मिलने अंदर जाए या ना जाए। उनके हाथ इस वक्त कांप रहे थे। क्या मानव मुझे देखकर खुश होगा या फिर वह गुस्सा हो जाएगा, कहीं मुझसे और नफरत ना करने लग जाए। ये सोचते ही मिस्टर सिंघानिया 2 कदम पीछे हो गए। मिस्टर सिंघानिया उदास होकर बोले, शायद ये सही वक्त नहीं है मानव से मिलने के लिए, पर कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपने सबसे प्यारे राजकुमार का इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह अपनी कार के अंदर बैठ गए और उन्होंने ड्राइवर को वहां से चलने का इशारा किया। सिंह कॉरपोरेशन। अपने केबिन में बैठकर अर्जुन, ब्लैक टाइगर और ऋषि के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पर्सनल असिस्टेंट ने आकर उसे बताया कि उससे मिलने के लिए कोई छोटा बच्चा आया हुआ। वहीं अपने पर्सनल असिस्टेंट की बात सुनकर अर्जुन ने कंफ्यूज होते हुए उससे उस बच्चे को कैबिन के अंदर लाने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वह बच्चा अर्जुन के केबिन के अंदर आया तो अर्जुन आदि को अपने सामने देखकर हैरान हो गया। अर्जुन ने आदि को अपनी गोद में उठाते हुए उससे पूछा, हे छोटू चूजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन का सवाल सुनकर आदि ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, वो क्रोकोडाइल अंकल, मैं यहाँ अपने पैरों से चलकर आया हूँ। आदि का जवाब सुनकर अर्जुन चिढ़ गया। उसने अपना मुंह बना लिया। वहीं आदि की बात सुनकर अर्जुन के पर्सनल असिस्टेंट की हंसी से छूट गई। अर्जुन ने जैन को घूरते हुए उससे कहा, गेट आउट। अर्जुन के ऐसे बोलते ही जैन तुरंत कैबिन से भाग गया। जैन के जाते ही अर्जुन ने आदि को सोफे पर बैठाते हुए उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? अर्जुन की बात सुनकर आदि ने उसे देखते हुए बड़े ही एटीट्यूड से कहा, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कहीं आपकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ आप मिलकर मेरी मम्मा को धोखा दे रहे हो। आदि की बात सुनकर अर्जुन हैरान होने के साथ साथ स्पीचलेस हो गया। उसने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? अर्जुन का ऐसा रिएक्शन देख आदि ने स्माइल करते हुए उससे कहा, आपको देखकर लग रहा है कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर अगर आपने कभी भी ऐसा किया या मेरी मम्मा को जरा सा भी हर्ट किया तो मैं मेरी मम्मा के लिए दूसरा हस्बैंड खोज लूंगा, समझे आप? आदि के मुंह से हस्बैंड वाली बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। उसने हकलाते हुए आदि से पूछा, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मम्मी का हस्बैंड भी है? आदि ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मुझे सब पता है क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और हाँ, आप इस घमंड में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आप मम्मा को धोखा देंगे तो उन्हें कोई भी आएगा नहीं। मेरी मम्मी इतनी ब्यूटीफुल है कि लड़के उनके पीछे पीछे सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए भागते हैं। फिर आदि ने अर्जुन को गौर से देखते हुए आगे कहा, वैसे आप इतने हैंडसम भी नहीं हो कि कोई भी लड़की आपको देखे। मुझे लगता है मेरी मम्मा की पोजीशन सेफ है। आदि की बात सुनकर अर्जुन सदमे में गया। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, आप हैंडसम नहीं हो। क्या सच में वो हैंडसम नहीं है? अर्जुन को कुणाल की याद आ रही थी। उसे इस वक्त आदि में कुणाल नजर आ रहा था। कंटिन्यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।